हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फिर से हाइब्रिडाइजेशन ही है। अच्छा, इस वाले पार्ट के अंदर ना सारे के सारे मैं आपको एग्जांपल्स कवर करा दूंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी पार्ट्स आए हैं उसमें हमने sp3d2 तक तो कवर कर लिया था, बट अब क्या करना है, हमें आगे के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अब हम जो एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं किससे, IF7 से, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें वही काम करना है कि IF7 के अंदर देखना है हमारा सेंट्रल एटम कौन है। तो IF7 में क्योंकि आयोडीन अकेला है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल एटम। आयोडीन हमने निकाल लिया, सेंट्रल एटम है। उसके बाद हमें क्या करना है, आयोडीन के अंदर कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको फाइंड आउट करना है। बट क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा है और कुछ लोगों को एटॉमिक नंबर सिर्फ 30 तक ही याद होते हैं, अगर उसके आगे नहीं है तो हम एक ये वाली ट्रिक यूज करेंगे कि हमें ना ये पता होना चाहिए बस कि आयोडीन कौन से ग्रुप के अंदर बैठा है। जैसे आयोडीन ग्रुप नंबर 17 के अंदर होता है फूल, कली, बहार, आई, है ना, ये बैठा आयोडीन। अब करना क्या है कि अगर मेरे को फ्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का पता है, दैट मीन्स ग्रुप नंबर 17 के अंदर हर एक के पास ही उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे फ्लोरीन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो होते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p5। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। दैट मीन्स कि आयोडीन के पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे। तो ये 2s के अंदर है ना, ये 3s, 4s, 5s, तो कितना आ जाएगा 5s2, 5p5। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आयोडीन में वो कितने आते हैं, 5s2, 5p5 आते हैं। इतना काम हो गया। अब करना क्या है, अब हम देखते हैं कि ये है हमारा ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में 5s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5s में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास है 2, और 5p के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस ऑर्बिटल को हाफ फील्ड करेंगे, उसके बाद हम इनकी पेयरिंग करेंगे। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 5p में कितने आ गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक आयोडीन को 7 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाने हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास 7 बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का होना नेसेसरी है। तो अब क्योंकि 5p में भी इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि 5d तो हमारा क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर 5d एम्प्टी ऑर्बिटल है, अब 7 फ्लोरीन के बॉन्ड बनाने हैं, तो देखना क्या है कि मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कराऊं ताकि बॉन्ड कितने बन जाए, 7 बॉन्ड्स बन जाए। ठीक है, तो 7 बॉन्ड कैसे बनेंगे, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होएगा वो कैसे हो जाएगा, देखो S से भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराना पड़ेगा और P से भी कराना पड़ेगा, तभी 7 बॉक्सेस के अंदर कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में हुआ ये कि 5s में बचा एक इलेक्ट्रॉन, 5p के अंदर वही फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, एंड 5d के अंदर भी हमारे पास कितना आया, एक एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अब 7 फ्लोरीन है तो बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो आप, 7 फ्लोरीन है तो 7 के 7 ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, है ना। तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है वो कितनी आती है, एक S यूज किया, 3p किए, 3d किए, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ से आती है वो आती है हमारे पास sp3d3। तो IF7 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई है, sp3d3। अब चूंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो फिर से वही वाली बात कि ज्योमेट्री किसके इक्वल हो जाएगी, शेप के। और ज्योमेट्री कितनी होती है IF7 में, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो होती है हमारी PBP, दैट मीन्स पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो क्या होती है ये, पेंटागनल बाई पिरामिडल, है ना ये। अब ये तो हमें पता चल गया कि पीबीपी या पेंटागनल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन हम इसको शो कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, तो IF7 की ज्योमेट्री को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, कैसे। तो पेंटागनल बाइपिरामिडल बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम हमारा है कौन, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन है। अब करना क्या है कि दो हमें ये बॉन्ड बनाने हैं एक्सियल वाले, जो कि थोड़े से लंबे बॉन्ड रहेंगे।
इधर ये हमारे नॉन एक्सियल हैं, जिससे क्या है 5 फ्लोरीन्स के एटम क्या है अटैच है। ठीक है, अब इनको आपस में हम ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिए 5 फ्लोरीन के जो बचे हुए एटम्स थे इनको इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। और ये जो हमारी ज्योमेट्री आती है निकल के IF7 की, यही क्या होती है हमारी PBP होती है, दैट मीन्स पेंटागनल बाय पिरामिडल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं था तो ज्योमेट्री भी यही हो जाएगी और शेप भी यही हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम इससे आगे चले तो इससे आगे sp3d3 में जब हम लोन पेयर्स की बात करेंगे तो ज्योमेट्री और शेप कैसे डिफरेंट होगी वो हम चेक करते हैं। इसके लिए जो हम एग्जांपल अब लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम XeF6 जिनन हेक्साफ्लोराइड, XeF6 सेंट्रल एटम हमारा XeF6 के अंदर जो है वो कौन है, जिनन है ना। तो जिनन की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो जिनन कहाँ पे बैठा रहता है, ये ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट होता है नोबल गैसेस का। तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर हमारे पास सबसे ऊपर होता है हीलियम बैठा रहता है ना इसके ऊपर, फिर नियोन, आर्गन, लिप्टन एंड जिंक। तो नियोन में क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1s2 2s2 एंड 2p6। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स कि पूरे के पूरे ग्रुप नंबर 18 के अंदर हर एक के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। अब ये क्योंकि 2s 2p के अंदर है तो यहाँ पे 3s 3p 4s 4p एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जिनन में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5s 5p6, है ना, बड़ा सिंपल। तो जिनन में हम वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं वो कितने लिखते हैं हम 5s2 5p6 लिख लिया। अब देखो करना क्या है, अब हमें एक जिनन के साथ में 6 फ्लोरीन के बॉन्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ना ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5s में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर 2 एंड इन 5p दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। 5p में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 6 है ना। तो अब एक जिनन को बनाने हैं 6 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड। तो अब जो एक्साइटेशन होएगा वो एक्साइटेशन हम देखते हैं कैसे होता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो 5p से इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे 5d में, क्योंकि 5d क्या है एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। अब 5s से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हमें नीड ही नहीं है। नीड कितने की है सिर्फ कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही बॉन्डिंग करनी है। तो यहाँ पे जो 5p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3, और सेम हमारे पास जो 5d में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 आर योर अगेन 3। ठीक है, तो 1 2 एंड 3। अब देखो 6 फ्लोरीन है, 6 के साथ ना हम यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, बन गए ना बॉन्ड। अब देखो कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है, एक s 3 p और 3 d, तो फिर से जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है हमारी sp3d3। लेकिन अब एक फर्क है इस वाले sp3d में पहले वाली में, क्या है, क्योंकि वहां पे ना कोई भी लोन पेयर नहीं था, बट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है एक लोन पेयर है जिसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये है होता है हमारा कौन लोन पेयर। ठीक है, तो sp3d3 है। अब चूंकि लोन पेयर की एंट्री हो चुकी है तो अब लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री जो है ना वो शेप के बराबर तो नहीं होगी, ज्योमेट्री तो फिर से वही रहेगी, क्योंकि देखो अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है ना तो ज्योमेट्री तो हमेशा ही pbp रहेगी, इसमें तो कोई हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगी, और जो शेप अब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि एक लोन पेयर के साथ में पीबीपी कैसे बनेगा और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो XeF6 के केस में ज्योमेट्री और शेप क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो दोनों के केसेस को हम यहाँ पे बना के देखते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को XeF6 की ज्योमेट्री को बनाना है जो कि है हमारी क्या
PBP। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सेंट्रल एटम, क्योंकि हमारा जीनन है तो हमने जीनन को ऐसे लिख दिया है ना। इसके साथ में 6 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 and 4 5 and 6, बट एक लोन पेयर भी है ना, तो ये रहा हमारा लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो हमारी ज्योमेट्री निकल के आती है यहाँ से, ये क्या आती है, PBP। अब क्योंकि ये लोन पेयर है और लोन पेयर तो रिपेल करेगा, ऐसे भी करेगा और ऐसे भी करेगा, है ना। लोन पेयर ऐसे और ऐसे जब रिपेल करेगा तो इसके कारण शेप के अंदर ना कुछ डिस्टोर्शन आ जाएगा। तो शेप जो हमारी डिस्टोर्टेड आएगी वो क्या आएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसको इधर बना लेते हैं। तो जीनन, ये रहे फ्लोरीन, है ना। ये थोड़े से टिल्टेड होंगे फ्लोरीन आपके, बहुत हल्का सा डिफरेंस होएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी शेप आएगी निकल के वो क्या आ जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, जो डिस्टोर्शन हो रहा है ना वो लोन पेयर के कारण हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है किसको, फ्लोरीन के एटम्स को, है ना, ये वाला। तो हल्का सा जो डिस्टोर्शन आएगा ज्योमेट्री के अंदर, शेप के अंदर, वो किसके कारण आ रहा है, लोन पेयर के कारण आ रहा है। तो ये तो हो जाती है ज्योमेट्री, PBP, पेंटागनल, बाइपिरामिडल, और शेप हमारी क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये हमने बात की XZ-F6 की, जब हमारे पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है। ये कब की बात है, जब एक लोन पेयर है। अब हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जब हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे, अब 2 आ जाएंगे। तो इसके लिए जो मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ, वो एग्जांपल मैं लेने वाली हूँ किसका, तो अब मैं यहाँ पे ना जो एग्जांपल लेने वाली हूँ, मैं XZ-F5 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है बाहर, एक नेगेटिव चार्ज, एक अनायन आ चुका है। ठीक है, अब करना क्या है, फिर से सेम, कि सेंट्रल एटम तो जीनन है ही, इसमें तो हमें कोई डाउट है ही नहीं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हमने अभी निकाले थे, बिल्कुल सिंपल। तो 5s2 5p6 होते हैं ना, इतने ही। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होएगा पी के अंदर तो वो आएगा नहीं, क्योंकि पी तो फुल्ली फिल्ड है, एस भी फुल्ली फिल्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किसके अंदर करेगा, 5d के अंदर करेगा। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ग्राउंड स्टेट में, कि 5s है ये मेरे पास ऐसे, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 है। और ये है मेरे पास कौन, 5p, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। इसके बाद जो हमारा 5d एम्प्टी होता था ना, अब उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। रीजन क्या है उसका, कि हमारे इस पूरे कंपाउंड के अंदर ना एक नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से क्या कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो हमने यहाँ पे दिखा दिया एक्स्ट्रा, जो एक्सेप्ट किया है। तो ये है ग्राउंड स्टेट। अब क्योंकि फ्लोरीन को 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास 5 बॉक्सेस ऐसे होंगे, जिसके अंदर मैं एक एक फ्लोरीन के बॉन्ड को अटैच कर लूंगी। तो एक्साइटेड स्टेट में अभी मेरे को जो एक्साइटेशन कराना है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का कराना पड़ेगा, वो हम करा देते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। करा के देखते हैं कि 2 में क्या होएगा। तो जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कराया, ये तो पेयर्ड ही रहा हमारा, ये वाले रहे सिंगल, और जी ये वाला आपका इसमें भी आ गया है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये बाकी हमारे क्या है, एम्प्टी है, 2 बचे हुए। ठीक है, ये वाला केस आ चुका है। अब 5 फ्लोरीन है ना, तो आराम से आप 5 फ्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर सकते हो, क्योंकि 5 मेरे पास क्या है, ऐसे बॉक्स है कि जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो है। तो अब देखो आप यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है वो क्या आती है, फिर से 1s 3p 3d, हाइब्रिडाइजेशन इस sp3d3। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आए वो कितने आए, एक ही आया, क्योंकि इन्होंने तो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आ जाते हैं, इस बार हमारे पास 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो आ ही गए, लोन पेयर आ गया, तो जो ज्योमेट्री हो जाएगी ना, अब वो शेप के बराबर फिर से नहीं होने वाली है। ज्योमेट्री तो वही रहेगी, क्या, PBP, पेंटागनल, बाइपिरामिडल। बट यहाँ पे जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
शेप यहाँ पे हो जाएगी पेंटागनल प्लेनर। क्या हो जाएगी? पेंटागनल प्लेनर शेप। ठीक है, हो गया इतना। अब हम बना के देखते हैं कि दो लोन पेयर के साथ पीवीपी कैसी दिखेगी और पेंटागनल प्लेनर कैसी दिखेगी। तो अब हम बात करते हैं एक्सिल F5 का जो नेगेटिव है उसकी ज्योमेट्री और शेप कैसी बनती है। 5 फ्लोरीन है और 2 क्या है? लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर लिख लो आप, यहाँ 2 है ना। तो ज्योमेट्री जो कि पीबीपी ही होएगी अगेन आपकी, वो कैसे हो जाएगी? सबसे पहले आप अपना सेंट्रल एटम लिखो, है ना। सबसे पहला काम लिखा हमने जिनन। अब 5 फ्लोरीन आप इससे अटैच कर लो ऐसे, ये लो 1 2 3, तो ये आ गए ना ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 2 लोन पेयर है, तो ये दिखा दो आप, 2 लोन पेयर। ये ऐसे डैश डैश करके बना लो करो पहले ना, इस तरीके से। ठीक है, तो XgF5 और ये क्या हो गया हमारा? पीवीपी विद दी 2 लोन पेयर्स। अब ये क्या है? ज्योमेट्री है, बट शेप में तो लोन पेयर नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो आपकी शेप हो जाएगी अब वो क्या हो जाएगी? विदाउट दीज 2 लोन पेयर्स पेंटागनल प्लेनर। तो पेंटागनल प्लेनर कैसी दिखती है? इसको थोड़ा साफ बनाते हैं हम, वो ना ऐसी दिखती है थोड़ी, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। डैश डैश करके बना लो, ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गया? XgF5 जिसकी शेप क्या है? पेंटागनल प्लेनर। ये है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया है, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं SP से लेके SP3D3 तक के आपको सारे के सारे एग्जांपल्स कराऊंगी जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि SP3D3 के बाद SP3D4 की भी मैं एग्जांपल्स कराऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो SP3D3 तक तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक ना टेबल बनाते हैं कि SP से लेके SP3D3 तक किस हाइब्रिडाइजेशन के साथ कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स के साथ ज्योमेट्री क्या होने वाली है और शेप क्या होने वाली है, ताकि ये फिर आपके लिए ना इजी रह जाए। पूरे एक ही पेज पे सब कुछ आ जाएगा, तो फिर आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही इजी पड़ेगी ये वाली चीज। ठीक है, तो करते क्या है देखो, सबसे पहले ना मैं एक साइड पे तो लिखने वाली हूँ इधर हाइब्रिडाइजेशन, तो लिखते हैं इधर मैं क्या लिखने वाली हूँ? हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, स्पेस के लिए। इधर तो हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इधर मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है, इधर मैं लिखती हूँ कि ज्योमेट्री क्या बनेगी। ओके, इधर मैं लिखती हूँ कि शेप क्या बनेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखो मेरे पास होती है कौन? SP, है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है SP और नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो कितने हैं? 0, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी? लीनियर। ज्योमेट्री लीनियर बनेगी, शेप भी लीनियर बनेगी। ये मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट नंबर 1 में, किसके? हाइब्रिडाइजेशन के। ये SP की बात हो गई खत्म। अब आ जाओ आप SP2 पे। तो SP2 के केस में जब 0 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्योंकि देखो लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री किसके बराबर होगी? शेप के। तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी हमारा बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब आप आ जाओ कि अगर SP2 है लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है? 1 है, एक ही लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो फिर से कोई डाउट नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर ही बनेगी। बट अब जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी बेंड शेप। ठीक है, इसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन आते हैं SP3 पे। SP3 में विद 0 लोन पेयर क्या होती है ज्योमेट्री हमारी? टेट्राहेड्रल। क्या होती थी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 0, तो शेप भी क्या हो जाएगी हमारी? टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी।
ठीक है ना। अब आप आ जाओ कि जब sp3 को मैंने आपको कराया था विद 1 लोन पेयर के साथ में, तो 1 लोन पेयर के साथ में sp3 वाले केस में जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो तो फिर से टेट्राहेड्रल ही रहती है, बट शेप क्या हो जाती थी, पिरामिडल। ये मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद ये कितने की बात हो गई है, ये हो गई है हमारे पास जब नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 1 है। अब sp3 में अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 2 आ जाते हैं तो क्या होएगा, फिर से ज्योमेट्री तो बदलनी है ही नहीं, वो तो क्योंकि सेम ही रहेगी, तो टेट्राहेड्रल है। बट अब जो हमारे यहाँ पे शेप हो जाएगी उस शेप को हम क्या बोलते हैं, वो बेंट भी बोलते हैं और उसको वी भी बोलते हैं, वी शेप भी, ठीक है। वो क्योंकि क्या होती है, बेंट होती है, बेंट होती है, थोड़ा वी शेप टाइप होती है, तो बेंट या फिर वी शेप। sp3 हो चुका है। अब sp3 के बाद हम आते हैं sp3d पे। तो sp3d में अगर मेरे पास नंबर ऑफ लोन पे शुरू में कितने हैं, 0 है, मतलब नहीं है, तो ज्योमेट्री जो होती है वो हमारी होती है टीबीपी। टीबीपी को क्या बोला था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसको लिख देते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, फिर से कोई डाउट तो है ही नहीं हमें कि शेप भी क्या हो जाएगी, टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगी। लेकिन अब अगर sp3d में सपोज करो आपकी एक लोन पेयर आ जाता है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ जाते हैं, 1, तो अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो अब क्या होएगा, ज्योमेट्री तो फिर से टीबीपी ही रहने वाली है, बट हाँ जो शेप होएगी ना, अब शेप क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। तो शेप हमारी हो रही है कितनी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब sp3d में फिर से अगर मेरे पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 2 नंबर ऑफ लोन पेयर आ रहे हैं, तो फिर से ज्योमेट्री इज योर टीबीपी, बट अब जो यहाँ पे शेप हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, टी शेप, है ना। शेप क्या हो जाती है हमारी, टी शेप। अब sp3d फिर से, बट नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए हैं इसमें, 3, तो अगर 3 लोन पेयर आ गए, ये तो फिर से टीबीपी ही होने वाली है, बट जो शेप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अब लीनियर, ठीक है। तो ये हमने कहाँ तक डिस्कस किया, sp से लेके sp3d तक। अभी इसको मैं रब करती हूँ, इसके बाद फिर sp3d के आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो इस टेबल से ना आप इसको एक पेज पे बना लोगे तो एक ही जगह पे ना रिवीजन हो जाएगा सबका, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको सारे कराए ही हैं, तो आप पार्ट 1, 2, 3 के अंदर ये सब चेक कर लेना। अब sp3d तक तो हो गया था, अब sp3d के बाद आता है sp3d2। तो sp3d2 में अगर नंबर ऑफ लोन पेयर है 0, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है वो, ऑक्टाहेड्रल, है ना। और जो हमारी शेप होती है वो भी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री भी, क्योंकि लोन पेयर तो कितना है ही नहीं, 0 है। अब अगर sp3d2 में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है हमारे पास, 1 है, ज्योमेट्री फिर से ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है, बट शेप क्या हो जाएगी, चेंज, और वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगी शेप हमारी, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। ये सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं पार्ट 1, 2, 3 के अंदर। फिर अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, जो हमने इसी वाली वीडियो में देखा, इसी पार्ट 4 के अंदर। तो ज्योमेट्री यहाँ से आती है पीबीपी, पेंटागनल बाय पिरामिडल। क्या आई थी, पेंटागनल बाय पिरामिडल, है ना। तो शेप भी हमारी सेम ही होने वाली है ना, पीबीपी, ठीक है। अब sp3d3 फिर से हाइब्रिडाइजेशन हम लेते हैं, लोन पेयर आ जाता है 1, ये ज्योमेट्री तो पीबीपी ही रहेगी, बट जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज, और वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी वो, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक। sp3d3 में मैंने आपको ना 2 लोन पेयर्स तक कराया है, तो लास्ट वाला ये, जब हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं, 2,
तो उस टाइम पे जो ज्योमेट्री बनती है वो तो फिर से पीबीपी ही बनती है, वो तो चेंज नहीं होने वाली, बट हाँ शेप क्या हो जाती है, पेंटागोनल। तो क्या हो जाती है शेप हमारी, पेंटागोनल। ठीक है, तो ये सारे हमने एसपी से लेके ना sp3d3 तक की एक टेबल बना ली है, जिसको आप एक पेज के ऊपर बना लोगे, फिर हमें ना यहाँ से इजी रह जाएगा चीजों को रिवाइज करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं तो वो सारे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में एक एक चीज को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किया है ना, ये पूरे एक वे में किया है, पूरे प्रोसेस के अंदर किया है। बट अगर ये है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक ही मिनट के अंदर ही निकालना है ना, कहीं पे आपको कोई कंपटीशन वगैरह देना है, तो उसके लिए ना एक ट्रिक होती है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन को बड़ा जल्दी से निकालना है तो क्या ट्रिक है, देखो वो हाइब्रिडाइजेशन की, वो भी देख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक को अगर हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, किसके लिए ट्रिक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जैसे हम मेरे पास है BeS2, यही लिया था ना मैंने पहले एग्जांपल, बेरिलियम डाइहाइड्राइड का, है ना। अब एक तो वो वाला प्रोसेस था कि मैंने आपको पूरा बताया कि सेंट्रल एटम निकालो, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फिर बॉन्डिंग शो करो। एक है कि मैं अगर यहाँ से शॉर्ट ट्रिक का यूज करूँ तो कैसे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपका सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख लो, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके, सेंट्रल एटम के, देख लिए उतने हमने। उसके बाद क्या करना है हमें, प्लस, है ना। उसके बाद क्या करना है, प्लस। अब अगर आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है या हेलोजन्स है तो इनके लिए जो हम चार्ज लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, +1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है या फिर क्या है, हेलोजन फैमिली है, तो इनके लिए जो हम चार्ज लिखते हैं एक के लिए वो कितना लिखते हैं, +1। बट अगर हाइड्रोजन और हेलोजन को छोड़ के बाकी कोई और आता है तो उसके लिए हम कोई भी चार्ज को नहीं लिखते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। यहाँ से जो निकल के आएगी उसको हम क्या लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे समझते हैं, BeS2 से। बेरिलियम क्या है, सेंट्रल एटम, तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्योंकि 4 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है। ठीक है, प्लस मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को अभी बताया कि हाइड्रोजन है या हेलोजन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना लेंगे, +1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो क्या करेंगे, +1 × 2, डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो कितना आ जाता है मेरे पास आ रहा है 4/2 दैट इज 2। अब 2 आ रहा है, 2 का मतलब क्या है कि एक S और एक P, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP। आ गया बड़ा जल्दी निकल के। ये एग्जांपल था BeS2 का। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये आप देखो किसका, इसके बाद आप देख लो CH4 का, है ना। तो CH4 में भी नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, प्लस हाइड्रोजन 4, एक के ऊपर चार्ज +1, +1 × 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 8/2 मतलब 4, और 4 का मतलब एक S और 3 क्या बची, P, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यही तो होती है मीथेन की, है ना। ये आ गया। तो अब अगर मैं आपको 1-2 एग्जांपल और करके दिखाऊं, ये आप ले लो PCl5 का। ठीक है, तो PCl5 में फॉस्फोरस किसको होता है, नाइट्रोजन फैमिली का, ग्रुप नंबर 15 का। तो वैलेंस शेल में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5। प्लस क्लोरीन है ना, हेलोजन फैमिली का है, एक के ऊपर चार्ज +1, तो 5 के ऊपर कितना हो जाएगा, 5 के ऊपर +1 × 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आता है, 5 + 5 10/2 + 5 आ रहा है, दैट मीन्स एक S और बाकी क्या बचे, P, तो 3 ही हो सकते हैं, क्या जाएगा, एक D, तो sp3d। ठीक है, तो इस वाले शॉर्ट ट्रिक से ना आप 1 मिनट से पहले बता दोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन आपने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद इस टेबल का यूज कर लेना, यहाँ से आप शेप्स के बारे में बता देना। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक होती है कि जिससे हम बड़ा जल्दी बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। ठीक है, और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर हमारे पास पूरा प्रोसेस होता ही है, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती, वो 100% एक्यूरेसी के साथ बता देता है कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक होता है वो खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है
तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।